माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। बीजेपी वो पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि चुनाव आने से पहले बूथ से लेकर वॉर रूम तक सब कुछ मिलीमीटर में नापा जाता है। किस सीट पर कौन लड़ेगा, कब लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, सब पहले से ही तय रहता है। लेकिन बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद अपने ही फैसलों में उलझ गई है। पहले उम्मीदवार घोषित किया, उम्मीदवार ने नामांकन भी भर दिया, फिर 24 घंटे भी नहीं बीते कि टिकट बदल दिया गया। नया उम्मीदवार आया तो उसका बायोडाटा ही सवालों में घिर गया। उसमें लिखा था उनका जन्म 1994 में हुआ और उन्होंने 2006 में बीजेपी की सदस्यता ले ली, यानी 12 साल की उम्र में पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। विवाद बढ़ा तो नया बायोडाटा जारी किया गया, लेकिन गलती सुधारने के बजाय पूरी लाइन ही गायब कर दी गई। अब सवाल सिर्फ एक बायोडाटा का नहीं है, सवाल ये है कि बिहार में बीजेपी की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट पर आखिर क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। पटना का बांकीपुर विधानसभा सीट कोई सामान्य सीट नहीं है। पिछले करीब 40 साल से बीजेपी का अभेद खिला रही है। पार्टी ने यहाँ कई चुनाव जीते हैं और यही सीट नितिन नवीन की भी रही, जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके इस्तीफे के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है, यानी ऐसी सीट जहाँ बीजेपी शायद ही कोई जोखिम लेना चाहे, लेकिन उपचुनाव की घोषणा के साथ ही यहाँ उलटी गंगा बह रही है। बीजेपी ने सबसे पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। आमतौर पर नामांकन भरने के बाद कैंडिडेट चुनाव प्रचार में जुट जाता है, लेकिन यहाँ कहानी पलट गई। नामांकन के अगले ही दिन अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया। वजह बताई पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण। लेकिन राजनीति में जब कोई उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद अचानक हट जाता है तो सवाल उठना तय है। यहाँ भी सवाल उठे। चर्चा शुरू हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को 24 घंटे के भीतर अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। इसी दौरान अभिषेक बंटी के परिवार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। दावा किया गया कि उनके पिता रविंद्र सिन्हा और माता चंचला सिन्हा का नाम चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में दोषी ठहराए गए लोगों में शामिल रहा है। डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने साल 2022 में कई आरोपियों को सजा सुनाई थी। उसी मामले में रविंद्र प्रसाद नाम के व्यक्ति को भी 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में साल 2018 में चंचला सिन्हा को भी 3 साल की सजा सुनाई गई थी और यहीं से यह मामला तुल पकड़ लिया। बीजेपी और जनसुराज से जुड़े कुछ नेताओं का दावा है कि यही दोनों अभिषेक बंटी के माता पिता हैं। हालांकि बीजेपी ने उम्मीदवार बदलने की वजह को इससे नहीं जोड़ा है। बहरहाल उम्मीदवार बदला गया तो लगा कि अब कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा। नामों की चर्चा भी शुरू हो गई। अरुण सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा का नाम सामने आया। अजय आलोक का नाम भी सामने आया। ऋतुराज सिन्हा की भी चर्चा हुई। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन का भी नाम लिखा गया। नितिन नवीन के करीबी नेताओं के नाम भी चर्चा में रहे। लेकिन बीजेपी ने जिस नाम पर मुहर लगाई वो था नीरज कुमार सिन्हा। लेकिन अभी दूसरा बवाल होना था। उम्मीदवार की घोषणा के साथ बीजेपी ने मीडिया को उनका आधिकारिक बायोडाटा भी भेजा। उसमें लिखा था कि नीरज कुमार सिन्हा का जन्म 1 जुलाई 1994 को हुआ, लेकिन नीचे उनके राजनीतिक सफर में लिखा था कि उन्होंने 2006 में ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर राजनीति शुरू कर दी थी। बस यहीं से सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। लोगों ने हिसाब लगाया, अगर जन्म 1994 में हुआ तो 2006 में उम्र 12 साल हुई। क्या 12 साल की उम्र में कोई राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य बन सकता है? सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे। बीजेपी पर तंज कसे जाने लगे कि जिस पार्टी की पहचान चुनावी मैनेजमेंट है, वो अपने उम्मीदवार का बायोडाटा तक ठीक से नहीं बना पाई। विवाद बढ़ा तो कुछ ही देर बाद बीजेपी ने दूसरा बायोडाटा जारी कर दिया। लेकिन यहाँ भी दिलचस्प बात हुई, जन्मतिथि वही रही, बस 2006 में बीजेपी ज्वाइन करने वाली लाइन गायब कर दी गई। यानी गलती को समझाने के बजाय पूरा संदर्भ ही हटा दिया गया। अब सवाल और बढ़ गया है, पहला बायोडाटा सही था या दूसरा? अगर पहला गलत था तो किसने तैयार किया? अगर दूसरा सही है तो फिर नीरज सिन्हा बीजेपी में कब शामिल हुए? इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। अब बात इस पर आई कि आखिर नीरज कुमार सिन्हा है कौन? जब बीजेपी ने उनका नाम घोषित किया
तो पटना के राजनीतिक गलियारों से ये चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया तक लोग उन्हें गूगल पर खोजने लगे। दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआत में लोगों को एक दूसरे नीरज सिन्हा मिले जो नितिन नवीन के बचपन के दोस्त बताए जाते हैं। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक चैनल पर उनका इंटरव्यू भी आया था। कई लोगों ने समझ लिया कि उम्मीदवार वही नीरज सिन्हा है, लेकिन कुछ देर बाद साफ हुआ कि ये नीरज सिन्हा कोई और है। बीजेपी के संगठन में बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक काम कर चुके हैं कार्यकर्ता हैं, यानी संगठन के लिहाज से सक्रिय, लेकिन राज्य के स्तर पर बहुत बड़ा चेहरा नहीं। यहीं से राजनीति का सबसे दिलचस्प सवाल शुरू होता है कि बीजेपी जैसे पार्टी जिसके पास इस सीट पर एक से एक बढ़कर चेहरे हैं, और उसने आखिर इस नाम पर दांव क्यों लगाया? बांकीपुर कोई ऐसी सीट नहीं जहां उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो। ये पटना का वीआईपी इलाका है। ये बिहार बीजेपी की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है। यहाँ से चुनाव जीतने वाला नेता सीधे राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना लेता है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि जब अभिषेक बंटी का टिकट कटा तो कई नाम चर्चा में आए। इनमें से कई नेताओं की राजनीतिक पहचान नीरज सिन्हा से कहीं बड़ी मानी जाती है, फिर भी टिकट किसी और को नहीं मिला। लोगों ने ये तक कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा उम्मीदवार चुना है जो संगठन का आदमी है, लेकिन भविष्य में स्थानीय स्तर पर मजबूत ताकत बनकर ना उभरे। दूसरी चर्चा ये कि नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत वाली इस सीट पर पार्टी कोई ऐसा चेहरा नहीं चाहती जो आगे चलकर अपना अलग पावर सेंटर बना ले। अब इस उपचुनाव को और दिलचस्प बनाता है एक और नाम, प्रशांत किशोर। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से मैदान में हैं। उनके लिए ये सीट एक सीट का चुनाव नहीं है, पीके के लिए राजनीतिक विश्वसनीयता का इम्तिहान भी है। अगर वो बीजेपी के सबसे मजबूत किलों में सेंध लगाते हैं तो संदेश सिर्फ पटना तक नहीं जाएगा, पूरे बिहार में जाएगा। यानी इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम आरजेडी नहीं है, जनसुराज भी पूरी ताकत से मैदान में है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब तक इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर ही हो रही है। पहले उम्मीदवार बदलकर, फिर बायोडाटा बदलकर, और अब पूरे मामले पर चुप्पी को चुनकर भाजपा ने लोगों को चर्चा का एक बढ़िया मुद्दा दे दिया है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ वोट से नहीं, नैरेटिव से भी जीते जाते हैं, और फिलहाल नैरेटिव बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी तस्वीर भी है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि बांकीपुर उनका सबसे मजबूत गढ़ है जिसे भेद पाना मुश्किल है। करीब 4 दशक से यहाँ कमल ही खिलता आया है। संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है। ऐसे में उम्मीदवार कोई भी हो, जीत बीजेपी की ही होगी। यानी पार्टी का भरोसा चेहरे से ज्यादा अपने संगठन पर है। अभी इस सवाल का जवाब वक्त के गर्भ में है कि बांकीपुर किसे अपना विधायक चुनेगा। लेकिन अब तक की हलचल ने इस लड़ाई को दिलचस्प जरूर बना दिया है, जो कुछ दिनों पहले तक भाजपा के लिए एक तरफा माना जा रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बांकीपुर विधानसभा पर आप क्या सोचते हैं? किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए अरनव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,